हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिग्विजय और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एमबीडी स्टोरी टेलर पर। तो दोस्तों, महान व्यक्ति हर दिन पैदा नहीं होते हैं, वो सदी में एक बार पैदा होते हैं और आने वाले शताब्दियों तक याद किए जाते हैं। ऐसे ही एक महान शख्सियत थे जिन पर हमें हमेशा से गर्व रहेगा, जो कि थे हम सबके प्यारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग इस चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उनका पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुलब्दीन कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को मद्रास प्रेसिडेंसी के रामेश्वरम में हुआ था। उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में हुई थी। वह एक भारतीय वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक राजनेता भी थे, जो कि भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने भारत के मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर बात करें हम उनके अचीवमेंट्स की, तो 3 सबसे बड़ी अचीवमेंट्स थी उनके पास। नंबर 1, वो भारत के प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे। नंबर 2, उनके पास दुनिया की 38 यूनिवर्सिटीज की सम्मानित डिग्री थी। नंबर 3, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके थे 2002 से लेकर 2007 तक। और तो और उनको इस देश के यानी कि भारत देश के 3 सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड्स भी मिल चुके थे। नंबर 1, 1981 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नंबर 2, 1990 में उन्हें पद्म विभूषण से नवाजित किया गया। नंबर 3, 1997 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और क्या ही चाहिए जिंदगी में, एक वैज्ञानिक, एक राष्ट्रपति, एक टीचर, भूमिका कोई भी हो, सर अब्दुल कलाम हर भूमिका में जिस तरीके से खरे उतरे, ये अपने आप में एक मिसाल है। देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाले सर अब्दुल कलाम को सादगी भरा जीवन ही पसंद था। वो भले ही राष्ट्रपति जैसे ऊंचे पद पर रहे हों, लेकिन वो संपत्ति से संपन्न नहीं थे, बल्कि ज्ञान और लोगों के मिले सम्मान से संपन्न थे। 2015 में जब सर अब्दुल कलाम की मृत्यु हुई, तब उनके पास केवल 2500 किताबें, 1 कलाई घड़ी, 6 शर्ट, 4 पतलून, 3 सूट और 1 जोड़ी जूते थे। अब मैं आपको उनके परिवार और उनके संघर्षपूर्ण जीवन के बारे में बताता हूँ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म एक गरीब तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। वह अपने परिवार के साथ तमिलनाडु के मंदिरों के शहर रामेश्वरम में रहते थे, जहाँ उनके पिता जैनुलब्दीन के पास एक नाव थी और वह एक स्थानीय मस्जिद के इमाम थे। वहीं उनकी माँ आसी अम्मा एक हाउस मेकर थी। सर कलाम के परिवार में 4 भाई और 1 बहन थी, जिनमें वह सबसे छोटे थे। कलाम के पूर्वज धनी व्यापारी और जमींदार थे और उनके पास विशाल भूमि और संपत्ति थी। लेकिन समय के साथ पनबन ब्रिज के खुलने के कारण तीर्थयात्रियों को लाने ले जाने और किराने का सामान बेचने से उनको उनके व्यापार पर काफी भारी नुकसान हुआ। परिणाम स्वरूप कलाम और उनका परिवार आर्थिक स्थिति की तंगी में आ गया। अपनी जीविका को चलाने के लिए सर कलाम को बहुत कठिन संघर्ष करने पड़े। छोटी सी उम्र में कलाम को अपने परिवार की आय बढ़ाने के लिए अखबार बेचना पड़ा। अब मैं आपको उनकी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के बारे में बताता हूँ। कलाम के स्कूल में औसत ग्रेड आते थे, लेकिन वे बहुत मेहनत करते थे और उनमें सीखने की अपार इच्छा थी। उन्होंने अध्ययन करने में बहुत समय बिताया और गणित में उनकी विशेष रुचि विकसित हो गई। कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद स्वर्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल छोड़ दिया और सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली चले गए। 1954 में उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स की ग्रेजुएशन प्राप्त की और 1955 में वह मद्रास चले गए और मद्रास इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। आप लोगों को ये तो पता होगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, पर हम उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद कलाम 1960 में डीआरडीओ के एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए। उनके करियर की शुरुआत एक छोटे से होवरक्राफ्ट को डिजाइन करने से हुई। हालांकि वो डीआरडीओ की अपनी इस नौकरी से प्रसन्न नहीं थे। 1969 में कलाम को इसरो में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां वो भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च के डायरेक्टर थे। पहला सैटेलाइट लॉन्च उन्होंने 1980 जुलाई के महीने पर किया, जिसका नाम था रोहिणी सैटेलाइट, जिसको कि उन्होंने सफलतापूर्वक अर्थ के ऑर्बिट में तैनात किया। सर कलाम को 1970 से लेकर 1990 के दशक के बीच सरकार के एलवी और एसएलवी प्रोजेक्ट प्राप्त हुए। उन्होंने प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वेलाइंट जैसे 2 प्रोजेक्ट का निर्देशन किया।
जिसका उद्देश्य सफल एसएलवी कार्यक्रम के तकनीक से ब्लास्ट मिसाइल विकसित करना था। कलाम ने किसी तरीके से इंदिरा गांधी को मना लिया और इन एरोस्पेस परियोजनाओं के लिए गुप्त धन की मांग की। उनके शोध और अपार ज्ञान से उन्होंने देश को 1980 के दशक में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कराई। इसके बाद कलाम 1992 में रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बने और सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर प्रमोट होने से पहले उन्होंने 5 साल तक उस पद पर कार्य किया। देश के 1998 के परमाणु हथियार परीक्षणों में उनकी विशाल भूमिका ने भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में मजबूत किया। कलाम अब एक राष्ट्रीय नायक बन गए थे जिन्हें आने वाले युगों तक याद रखा जाएगा। हालांकि उनके द्वारा किए गए परीक्षणों से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारी हंगामा हुआ। कलाम ने टेक्नोलॉजी विजन 2020 नामक एक राष्ट्रीय योजना को आगे बढ़ाया, जो उनके अनुसार 20 वर्षों में भारत को खुद को बदलने, इसे विकासशील से विकसित राष्ट्र में ले जाने का एक शानदार तरीका था। इस योजना में उन्नत टेक्नोलॉजी को अपनाकर स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार करके और जनता की शिक्षा पर जोर देकर राष्ट्र की प्रगति की कल्पना की गई थी। अब मैं आपको बताता हूँ उनके राष्ट्रपति बनने का सफर। सर अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बनने के हकदार थे। 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक का उनका कार्यकाल था, जो कि उन्होंने 2002 में भारी मतों के अंतर से राष्ट्रपति चुनाव जीतकर हासिल किया था। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किया और इससे उन्हें समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त था। उन्हें प्यार से लोगों का राष्ट्रपति कहा जाता था क्योंकि उन्होंने पूरे देश में लोगों के कल्याण के लिए अनगिनत काम किए थे। वह 2005 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सबसे चर्चित राष्ट्रपति शासक में से एक बन गए थे। कलाम ने एक बार और इस पद को संभालने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन बाद में उन्होंने अपना मन बदल लिया। कार्यकाल से विदाई लेने के बाद वह शिलोंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एक विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में फिर से एक बार उन्होंने अपना करियर शुरू किया। फिर उन्होंने तमिलनाडु के अन्ना विश्वविद्यालय में एरोस्पेस इंजीनियरिंग ऑफिसर के रूप में कार्य किया। फिर उन्होंने अपनी उपस्थिति और ज्ञान से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंदौर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलोर जैसे इंस्टीट्यूशन को भी रोशन किया। सर कलाम ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर तिरुवनंतपुरम के चांसलर के रूप में कार्य किया। 2012 में उन्होंने व्हाट कैन आई गिव नामक एक कार्यक्रम शुरू किया, जो कि देश से भ्रष्टाचार मिटाने की थीम पर फोकस था। अब मैं आपको उनके निधन के बारे में बताता हूँ। डॉक्टर अब्दुल कलाम हमारी ही तरह एक निश्वर इंसान थे, लेकिन देश के लिए अपने योगदानों के लिए वह हमेशा लोगों के दिल में अमर रहे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसी शख्सियत थे जिनका 43 साल की उम्र में निधन हो गया था। यह पूरे देश के लिए चौंका देने वाली खबर थी, क्योंकि एक पवित्र आत्मा हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। IIM शिलोंग में एक कार्यक्रम में युवाओं को भाषण देते वक्त बीच भाषण में अब्दुल कलाम को दिल का दौरा पड़ गया और वह गिर पड़े। हालांकि उन्हें शिलोंग के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। फिर उनके शरीर को हवाई मार्ग से गुवाहाटी ले जाया गया और वहां से एयरफोर्स के विमान से नई दिल्ली ले जाया गया। उन्हें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कुछ अन्य नेताओं ने उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना की। उसके बाद उनके शरीर को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में ढका दिया गया और उनके गृह नगर लाया गया। उनके अंतिम संस्कार कार्यक्रम में लगभग 35,000 लोग शामिल हुए और ऐसे महान आत्मा के लिए प्रार्थना की। तो दोस्तों, ये थे हमारे महान एपीजे अब्दुल कलाम साहब। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एपीजे अब्दुल कलाम के लिए सब लोग इस वीडियो में एक लाइक कर दीजिए एंड अपने थॉट्स आप कमेंट सेक्शन में शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। बाय।